Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover the 56th chapter of Indian Polity. And for this series I have taken reference from the Lakshmikant book. This is again very important book as far as the civil services examination is concerned, whether it is UPSC or any state civil services, state public service commission. If you are preparing for UPSC, 100% it will be helpful, and State Public Service Commission, again 100% it will be helpful. So before starting the class, I will say if you are new to the channel, then definitely you should subscribe to this channel and also press the bell icon so that you can get the notification of my classes whenever I upload the new video of my class, right? So this you have to do right now. And also if you like the video, then definitely press the like button and also share these contents to your friends, to your groups etc. जहाँ भी कर सकते हो, ताकि इससे क्या होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी बूस्ट मिलेगा. सो लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट यहाँ पे है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो कि 1993 में आया था. ये एक्ट के बारे में मैंने जब NHRC आपको पढ़ाया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इस एक्ट के बारे में बताया था कि यही एक्ट पास करके सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया था. साथ ही इसी एक्ट में ये प्रोविजन था कि स्टेट्स भी अगर चाहे तो अपना स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन बना सकती है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन अभी लगभग 26 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन सेटअप कर लिया है. देखिए 26 स्टेट्स ने किया है, मतलब इसका एक मतलब ये निकल के आया कि सारी स्टेट्स ने नहीं किया है, ठीक है, बट मेजोरिटी स्टेट्स कह सकते हैं. 26 स्टेट्स बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है. इन्होंने अपना स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट. Now we will talk about the specific terms related to State Human Rights Commission. What they can do, they can inquire into the violation of human rights, जहाँ पे भी human rights का violation होता है, but unlike the NHRC जो कि बहुत सारे matters में अपना interference करती थी, human rights का violation जहाँ पे होता था, but state की human rights commission का power थोड़ा limited है. ये उन्हीं वायलेशंस को इंटरटेन कर सकती है, उन्हीं वायलेशन में इंक्वायरी बिठा सकती है जो कि रिलेटेड है ह्यूमन राइट से, एंड ऑल्सो दे आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. अब देखिए 3 तरीके के लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया है. सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिसको इसको लिस्ट 1 बोलते हैं, स्टेट लिस्ट इसको लिस्ट 2 बोलते हैं, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3 बोलते हैं. तो स्टेट एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट अगर वायलेट हुआ है, वहाँ पे ये इंटरफेयर कर सकती है. और ये जो जो मेंशन है लिस्ट का, वो 7 शेड्यूल में, इट्स वेरी इजी, मैंने पढ़ाया आपको. 7 शेड्यूल डील करता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे लिस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है. पावर डिवीजन, फेडरल स्ट्रक्चर, 7 शेड्यूल डील करता है, ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट मे कन्फर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑल्सो द फंक्शंस रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट लगा लेना, एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है. कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे कैन कन्फर, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये पावर दे सकती है कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं एक्सेप्ट दिल्ली, वहाँ पे अगर किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर इनटू दोज मैटर्स. So it is up to the central government whether they want to confer these powers to a state human rights commission or not. It depends upon them, but they can. Next point. Now we will specifically talk about the composition of the commission. I am talking about the State Human Rights Commission here. It is again a multi-member body, just like NHRC. NHRC में भी मैंने बताया था कि multi-member body थी वो भी. Just like that, State Human Rights Commission is also a multi-member body having chairperson and 2 members. तो यहाँ पे only 3 लोग हैं
one is chairperson and other 2 members, right? So who can become the chairperson, we will talk specifically. तो chairperson अगर जिसको बनना हो, he can be a retired chief justice or a judge of high court, ठीक है? chairperson कौन बन सकता है? either he will be a retired chief justice or a judge of high court, ठीक है? नेक्स्ट मेंबर्स की बात करते हैं। जो 2 मेंबर है उनमें से जो पहला मेंबर है ही शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट जज। बट डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा उसको एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है? एज ए डिस्ट्रिक्ट जज उन्होंने अगर 7 साल का एक्सपीरियंस लिया है, काम किया है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की तरह, तब भी उनको मेंबर बनाया जा सकता है। या तो वो कोई रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट के, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो जिनका एक्सपीरियंस 7 साल का है। अब तो हमने एक चेयरपर्सन की बात कर ली और एक मेंबर की बात कर ली, बचा एक और मेंबर। तो एक जो बचे मेंबर है वो होने चाहिए ए पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज हो, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स का, वो एक और जो बचा हुआ मेंबर है वो बन सकता है। तो अभी हमने बात कर ली चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स की नियुक्ति के लिए जो क्या क्राइटेरिया है, राइट? अब इनका अपॉइंटमेंट वी विल डिस्कस। अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जिस भी स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके गवर्नर के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं इन मेंबर्स को, चेयरपर्सन को और मेंबर्स को, ठीक है? बट इसके लिए वो सोली नहीं कर सकते। He has to do these appointments या फिर जो नियुक्तियां हैं on the recommendations of a committee consisting of the chief minister, ठीक है? एक व्यक्ति ये होगा चीफ मिनिस्टर as its head। तो जो ये कमिटी है इनके जो हेड होंगे चीफ मिनिस्टर होंगे। then the speaker of the legislative assembly दूसरे व्यक्ति, then the state home minister तीसरे व्यक्ति and the leader of the opposition in legislative assembly। 4 व्यक्तियों का ये कमिटी होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वहां के भी अपोजिशन लीडर, उस काउंसिल के अपोजिशन के जो लीडर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस केस में 5 हो जाएगा नंबर। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो टोटल 4 नंबर होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो एक उनके जो काउंसिल में अपोजिशन के जो लीडर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इनकी नियुक्ति के लिए, ठीक है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, एक और कंडीशन, जब भी किसी सिटिंग जज या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाएगी एज ए मेंबर या फिर एज ए चेयरपर्सन, वो तभी हो पाएगी जब कंसल्टेशन लिया जाएगा विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन में अगर कोई सिटिंग जज है जिसको या तो चेयरपर्सन चुनना है या फिर कोई सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज है जिसको मेंबर चुनना है, उस केस में कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा, इनका टेन्योर कितना होता है? अगर टेन्योर की बात करें इनके सब की, चेयरपर्सन हो चाहे 2 मेंबर हो, तो इनका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का है। पहले ये 5 साल का हुआ करता था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट आया इस एक्ट में और इसको रिड्यूस कर दिया गया 5 से 3 साल तक, ठीक है? तो अभी क्या 3 साल है, या तो 3 साल वो अपॉइंटमेंट उनका जो टेन्योर हो वो होगा, या फिर मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। कहने का मतलब है कोई बंदा है 68 ईयर्स का, उसका अपॉइंटमेंट अगर चेयरपर्सन की तरह हो गया है तो वो कितने साल काम करेगा? रिमेनिंग इसमें से 70 में से घटा लो, 2 साल के लिए ही काम करेगा। यहाँ पे इस केस में 3 साल के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन वो अगर 67 साल का है तो अगर 70 माइनस करोगे तो मैक्सिमम 3 साल में काम कर सकता है। अगर 65 का है तो इसका 3 साल ही काम करेगा, मतलब 68 के एज पे रिटायर हो जाएगा। मैक्सिमम 70 ईयर्स है या फिर 3 साल, ठीक है? विच एवर इज अर्लियर। इनका रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन है, जो कि रीअपॉइंटमेंट पहले नहीं प्रोविजन था। ये 2019 वाला जो अमेंडमेंट आया इस एक्ट में, उसके बाद ये रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया। मतलब कि कोई सिटिंग जो चेयरमैन है या फिर मेंबर है, चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है, वो रिटायर हो जाता है
एक टर्म पूरा कर लेता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रीअपॉइंटमेंट की, प्रोवाइडेड कि उसका एज लिमिट क्रॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसलिए है ताकि इनका जो ऑटोनॉमी है वो मेंटेन किया जा सके। ऐसा ना हो कि मतलब लालच में ये बायस्ड डिसीजन देने लगे, इनके फेवर में काम करने लगे, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। तो इसलिए ये किया गया है कि जब भी ये एक बार अगर ये अपॉइंटमेंट हो गया इनका चेयरपर्सन या फिर मेंबर का, तो फर्दर इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। Next, they can also be removed only by the president. They can be removed only by the president. देखिए अपॉइंटमेंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, गवर्नर करते हैं विद रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी जो होती है, जो मैंने बताया चीफ मिनिस्टर, स्पीकर वगैरह, ऐसे गवर्नर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इनको हटाना होगा तो गवर्नर नहीं हटा सकते, हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट हटाएंगे। गवर्नर इनको नहीं हटा सकते, प्रेसिडेंट हटाएंगे। और जो ग्राउंड होगा वो सेम होगा, एज इन जो भी ग्राउंड है वो सेम होगा, मैनर भी सेम होगा, जो कि NHRC के मेंबर्स या चेयरपर्सन को हटाने का था। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या था, इंसॉल्वेंसी था और भी सारी थी। यहाँ पे मैं अगेन आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या ग्राउंड्स हैं। बिल्कुल सेम है जो NHRC में जो मेंबर्स चेयरपर्सन को हटाने का है। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस will create a ground for the removal प्रेसिडेंट के लिए। किनको हटाने का? तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है या फिर जो मेंबर्स होते हैं इस कमीशन के, उनको हटाया जा सकता है जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट उन्होंने ले लिया है, ऑलरेडी पेड एम्प्लॉयमेंट लिया है, इसको करते हुए पेड एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं कोई दूसरी, तब भी इनको हटाया जा सकता है। या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी है, ठीक है, तब भी इनको हटाया जा सकता है। या फिर अनसाउंड माइंड के हैं, एंड अनसाउंड माइंड जो है वो डिक्लेयर किया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, इसका डिक्लेरेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने ही बोल दिया यार हमें लग रहा है ये अनसाउंड माइंड का है, इसको हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि ठीक है, जो भी चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है वो अनसाउंड माइंड का है, उस केस में इनको हटाया जा सकता है। और दे आर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एन ऑफेंस, तो उनको भी डेफिनेटली हटाया जा सकता है। जो बंदा खुद ही ऑफेंस कर चुका है और उनका कन्विक्शन भी हो गया है कोर्ट में, सेंटेंस भी दे दिया गया है, उनको तो डेफिनेटली हटाया जाएगा। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो जस्ट लाइक जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट को हटाने के लिए, उनके लिए भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एक ग्राउंड बनता है। बट इस केस में ये मैटर को रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी और इंक्वायरी की जाएगी कि वेदर दे हैव रियली डन सम मिसबिहेवियर, इफ समवन इज बीइंग उनको हटाया जा रहा है तो क्या उसने सही में मिसबिहेवियर किया है, सही में इनकैपेसिटी है, उनमें इनकैपेबल है सही में, ये इंक्वायरी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पाया कि सही में मिसबिहेवियर हुआ है तो वो अपना इंक्वायरी का रिपोर्ट सबमिट कर देगी कि हाँ भाई ठीक है इसमें मिसबिहेवियर हुआ है, और उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। इनकैपेसिटी के भी केस में हटाया जा सकता है, ठीक है। इनको सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस जो भी हैं वो डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट होगा, इसको हटा लेना। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट जो एक बार जो ये डिटरमाइन कर लिया गया इनकी सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस को, तो इसको फिर वेरी नहीं किया जा सकता है टू मेक इट एज ए डिसएडवांटेज टू देम आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। मतलब ये है कि इनकी ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है, इनका फंक्शन करना प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दिया जाए कि भाई आप सैलरी कम कर सकते हो, अलाउंसेस कम कर सकते हो, कंडीशंस को चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली इन पे प्रेशर आ जाएगा कि भाई गवर्नमेंट के अधीन काम करने लगेंगे, जो कि इनकी ऑटोनॉमी को कम कर देगा, ठीक है, इनके बीइंग इंडिपेंडेंट को कम कर देगा। इसलिए जरूरी है कि ये जो कंडीशंस है इनको वेरी ना किया जाए टू देयर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब हम जानेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो फंक्शंस क्या प्ले करती है? कि इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो जब भी कोई किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, नेग्लिजेंस होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, उसमें ये इंक्वायरी बिठा सकती है इधर सो मोटो मतलब खुद से, या फिर इनके पास कोई पटिशन है उसके बेसिस पे भी, या फिर कोई ऑर्डर है, एन ऑर्डर ऑन एन ऑर्डर बाय द कोर्ट। कोर्ट का खुद ऑर्डर किया है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कि भाई फलाना फलाना ऐसा वायलेशन हुआ है, उसमें आप इंक्वायरी कीजिए, तब भी ये कर सकते हैं। एक तो खुद से, एक पिटीशन के द्वारा, और दूसरा किसी कोर्ट ने खुद ही उनको ऑर्डर किया है तब। Then they can also intervene in the proceedings involving allegation of the violation of human rights and which is pending before a court। मतलब ऐसा कोई केस है जहाँ पे कोई एलिगेशन है, जहाँ पे वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का, ठीक है, और वो जो केस है वो पेंडिंग है किसी कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस केस में भी ये इंटरवेन कर सकते हैं। मतलब उसमें अपनी खुद की भूमिका प्ले कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं, वहाँ पे उसको डिस्कस कर उसमें उसको केस में इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आल्सो यूज्ड टू विजिट जेल्स एंड डिटेंशंस सो दैट कि जो इनमेट्स हैं, जो कैदी वगैरह रहते हैं जेल में या फिर डिटेंशन में, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या है, क्या उनको सही में ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे, या फिर जानवरों की तरह रखा जाता है। एक्चुअली सच बताऊं तो कंडीशन जेल की बहुत बुरी है, आज के डेट में भी बहुत बुरी है, एंड मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ये ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इसके वजह से क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो ये विजिट करते रहती है जेल्स में, डिटेंशन में। इनफैक्ट कई सारे एनजीओज काम करती हैं इसी सेक्टर में, ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में, तो उनका भी रिपोर्ट आता है, और जब भी इनके नॉलेज में आता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, तब भी ये वहाँ पे इंटरफेयर करती हैं, जाती हैं, घूमती हैं जेल्स में, डिटेंशन में, वहाँ के जो कैदी हैं उनका लिविंग कंडीशंस देखते हैं ये लोग। And they also review the constitutional and other legal safeguards which are available for which are available against the violation of human rights। जो भी constitutional या फिर legal safeguards हैं उनका भी रिव्यू करते रहती है, और उसमें कुछ बेटरमेंट किया जाए उसके लिए रिकमेंडेशन भी देती है। Next, they also review the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights। तो जैसे स्टेट लाइक JNK जैसा कि था, वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी के वजह से वहाँ के लोग अपने ह्यूमन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे केस में भी देखते हैं कि सच में क्या फैक्टर्स हैं जो कि टेररिज्म या फिर जो भी कोई भी फैक्टर हो जिससे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको रिव्यू करते हैं लोग। दे ऑल्सो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो नई नई टेक्निक्स की रिसर्च करते रहते हैं कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए वर्ल्ड में। जो नेचर है, जो फॉलोइंग्स है, जो ट्रेड्स वो लोग फॉलो करते हैं वर्ल्ड में, उसको भी रिसर्च करते रहते हैं। दे स्प्रेड द ह्यूमन राइट्स लिटरेसी। ह्यूमन राइट लिटरेसी से मेरा मतलब है कि लोगों में जानकारी देना कि आपके राइट्स क्या क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या फिर लीगल सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल है। जितने लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स को लेकर, उतना ही उनके राइट्स का वायलेशन का चांस कम होगा। ठीक है, तो ये स्प्रेड करते हैं नॉलेज, लिटरेसी। दे ऑल्सो इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो भी NGOs हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम कर रही हैं, उनके एफर्ट्स को ये लोग इनकरेज करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले। ठीक है, डेफिनेटली जरूरी है अगर सप्लीमेंट मिल जाए, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है, तो उसको इंकरेज करना भी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द कमीशन। कैसे ये क्या प्रिंसिपल्स है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। सो इट रेगुलेट्स इट्स ओन प्रोसीजर। मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है किसी स्पेसिफिक बॉडी के अंदर नहीं है, और अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए सेल्फ कंटेंड है, ये खुद से ही कर सकती है, रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, किसी की आवश्यकता नहीं है इनके प्रोसीजर्स को चेंज करने के लिए, खुद ही कर सकते हैं। एंड दे पोसेस द पावर जस्ट लाइक दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के तरीके की पावर्स होती है इनके पास, यानी कि किसी भी एविडेंस को किसी भी अथॉरिटी से ये मांग सकते हैं, जो भी पावर्स होती हैं जो एक सिविल कोर्ट की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिविल कोर्ट में पढ़ाया हुआ है।
वो पावर्स इनके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, they can look into the matter within 1 year of its occurrence। तो just like NHRC में जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और कब हुआ है, मान लीजिए कि 1 साल के अंदर ही हुआ है, तो वहां पे तो इंटरफेयर कर सकती थी NHRC एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी सेम पावर है। 1 साल से एक भी दिन ज्यादा हो गया तो ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, दे बिकम आउट ऑफ रीच टू देम, इनके बस के बाहर हो जाती है, बिकॉज ये प्रोविजन है। 1 साल के अंदर का भी जो ऑकरेंस है, जो भी ऑकरेंस है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे मे ऑल्सो टेक एनी फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी। जब भी कोई इंक्वायरी हो रही है, प्रोसेस में है या फिर कंप्लीट हो गई है वो इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के दम पे कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि ये रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी भी स्टेट की अथॉरिटी को कि भाई आप एक काम कीजिए, जो विक्टिम है जिसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उसको जो भी कंपनसेशन है उसका पेमेंट कीजिए, डैमेज जो हुआ है उसको कंपनसेट कीजिए, ये रिकमेंड कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रिकमेंड कि भाई जो गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या कोई प्रोसिक्यूशन हो रही है, उसको क्या सजा देने का कोई इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें जांच करने का कोई इनिशिएशन है, ये भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को, मतलब अपने वाले को ही ये रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इनिशिएट कीजिए एटलीस्ट प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन और एनी अदर एक्शन फॉर द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। विक्टिम को पैसा दिला दो, जो गिल्टी है उसको पनिश करो, इसी सारे रिकमेंडेशन ये करते हैं। देन दे ऑल्सो रिकमेंड द स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी जिसके अधीन ये मतलब हुआ है, जिसके जस्ट बिलो द नोज ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इनको रिकमेंड करेगी कि भाई जो भी ग्रांट है रिलेटेड टू द इंटरिम रिलीफ वो इमीडिएटली देना चाहिए विक्टिम को, बिकॉज विक्टिम सफरर होता है हमेशा। विक्टिम को कोर्ट के चक्कर में पड़ के और इमीडिएट कुछ उसको मिल जाए इंटरिम रिलीफ, तो उसके लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इट मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द स्टेट हाई कोर्ट फॉर द नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स, तो वहां पे भी जा सकती है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जो भी इनका रिकमेंडेशन होता है, जो भी इंक्वायरी करते हैं उसमें जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंडेशन बेसिकली रिकमेंडेटरी नेचर का ही होता है इनका एक्शन, और जो भी ये रिकमेंडेशन करते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता है। कहने का मतलब कि स्टेट को या फिर किसी अथॉरिटी को रिकमेंड किया इन्होंने कि भाई ठीक है चलो प्रोसिक्यूशन करो गिल्टी का, तो वो चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कि इनकी अथॉरिटी ज़्यादा वो नहीं है, पावरफुल नहीं है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, जस्ट लाइक NHRC, वो भी रिकमेंडेटरी नेचर का ही उनका डिसीजन होता था। यहाँ वहाँ पे भी बाइंडिंग नहीं था, यहाँ पे भी बाइंडिंग नहीं है अथॉरिटी के ऊपर। तो अथॉरिटी चाहे तो एक्शन ले सकती है उस रिकमेंडेशन पे, चाहे तो बिल्कुल उसको ठंडे बस्ते में डाल सकती है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन टेकन विद इन 1 मंथ। जो भी रिकमेंडेशन हुआ है, जिस भी अथॉरिटी को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने रिकमेंड किया कि फलाना एक्शन होना चाहिए, उसने एक्शन जो है वो ले लेना है विद इन 1 मंथ। या तो एक्शन इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्शन टेकन, या तो मतलब कि उस पे जो भी रिकमेंडेशन है उस पे एक्शन क्या लिया, उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो उसको 1 महीने के अंदर ये ले लेना है, ऐसा नहीं कि ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया। मतलब 1 महीने के अंदर इसको एक्शन या तो ले लेना है या तो रिजेक्ट कर देना है। तो जो रिजेक्शन होगा उसका भी रीजन देना पड़ता है, मैं आगे बताता हूँ। They submit its the State Human Rights Commission submit its annual or special report अपना सबमिट करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको ले करना पड़ता है, ले बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे डिस्कशन होता है। साथ में मेमोरेंडम ऑफ एक्शन भी देना पड़ता है सरकार को कि भाई फलाना फलाना जो रिकमेंडेशन था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, उसमें हमने इसको एक्सेप्ट किया, और जिसको एक्सेप्ट नहीं किया उसका रीजन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट डरती हैं और इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं उस पर यूजुअली एक्शन हो ही जाता है। कहीं पे नहीं होता है, ऐसा भी है, लेकिन ज़्यादातर पे हो जाता है एक्शन। ये रीजन है कि बिकॉज इसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी रखा जाता है। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कोड्स की। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट था 1993 में, इसी में ये प्रोविजन था कि स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ह्यूमन राइट्स कोड्स का फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द मैटर्स ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, तो इसी में प्रोविजन था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो कि 1993 था। अकॉर्डिंगली ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कोर्स कई जगह बनाई भी गई है, बट ये जो पावर है बनाने का, इट कैन बी सेटअप बाई स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में जो बनाने की बात हो रही थी, वो कौन सेटअप कर सकता है? स्टेट की सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंकरेंस लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट specifies a public prosecutor or appoints an advocate who has practiced for the 7 years as a special prosecutor, special public prosecutor। ठीक है, देखिए इसके लिए ह्यूमन राइट्स कोर्ट के लिए सरकार को, प्रदेश की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर किसी एडवोकेट को अपॉइंट करना पड़ता है जिसकी प्रैक्टिस जो है 7 साल की हो। वो काम करता है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तर्ज पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा स्पेसिफिकली बात कर लेंगे जो अमेंडमेंट था 2019 में किया गया था, जो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसको अमेंड किया गया है और बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए हैं इसमें, कईयों को हटाया गया है। तो इसमें जोड़ा क्या गया है, तो एक जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑल्सो ही कैन बिकम द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। पहले क्या था कि जो एक जज था सुप्रीम कोर्ट का, वो बन नहीं सकता था चेयरपर्सन ऑफ NHRC, बिकॉज जो क्राइटेरिया था वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होते थे वही लोग बनते थे जनरली चेयरपर्सन ऑफ NHRC। बट इसको चेंज कर दिया गया, एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको भी एलिजिबल कर दिया गया चेयरपर्सन बनने के लिए NHRC का। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स। NHRC में पहले कम बंदे हुआ करते थे, 2 ही हुआ करते थे, इसको बढ़ा दिया, जो अदर मेंबर थे वो 3 कर दिया। मतलब कि NHRC में वैसे लोग जिनको स्पेशल नॉलेज था, यहाँ पे देखना वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स में, उनकी संख्या पहले 2 ही हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 3 कर दिया और बोला कि इनमें से एक जो होंगी वो महिला होंगी। ठीक है, एक वुमेन होगी। ये प्रोविजन जो अभी लेटेस्ट है ये भी इसी अमेंडमेंट में किया गया है। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर BC बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज द कमीशन चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी now they become as a एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ NHRC। पहले ये लोग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, जिनको टेम्पोररी मेंबर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द परमानेंट मेंबर जो होते थे, उनके अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स नहीं हुआ करते थे ये लोग। अब इनको भी बना दिया कि भाई एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आप भी रहोगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। देन इन्होंने कुछ और चेंजेस लाए, जैसे कि रिड्यूस कर दिया टर्म को। NHRC के जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है उनको, और SHRC जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके भी चेयरपर्सन और मेंबर्स का, ये लोग पहले 5 साल के लिए हुआ करते थे, अभी इनको रिड्यूस करके 3 साल का टर्म कर दिया। पहले ये लोग एलिजिबल नहीं थे फॉर रीअपॉइंटमेंट, नाउ दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो एक तरफ से इनका टर्म रिड्यूस किया, दूसरी तरफ से दरवाजा खुला कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इसी एक्ट में हुआ है। Next, a judge of high court is also made eligible for the post of chairperson of SHRC। तो जस्ट लाइक यहाँ पे जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको पहले नहीं एलिजिबल हुआ करता था कि वो बन सके चेयरपर्सन ऑफ NHRC, ओपन किया गया 2019 में, उसी के तर्ज पे जो जज है हाई कोर्ट का उसको भी एलिजिबल कर दिया गया कि भाई आप चेयरपर्सन बन सकते हो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। पहले यहाँ पे ओनली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बनते थे chairperson of SHRC। Now the central government may confer upon the SHRC the powers related to the inquiry of violation of human rights commission in union territories। तो कई सारे स्टेट्स को पावर दे रखा है एक्सेप्ट दिल्ली। ये भी ऐड किया गया था 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। Then Secretary General of NHRC shall exercise all administrative and financial powers एक्सेप्ट जुडिशियल पावर। यहाँ पे याद रखना, जुडिशियल पावर ये प्ले नहीं कर सकता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC।
बट सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स प्ले कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन। ये एक नया प्रोविजन अगेन 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ा गया है। एक और पॉइंट है जो कि सेक्रेटरी है SHRC का, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, उसको भी दे दिया पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स एक्सेप्ट जुडिशियल पावर, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ SHRC। ठीक है, ठीक है। तो सेक्रेटरी कौन होते हैं? IAS, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS IPS नहीं, IAS ही होते हैं मेनली। तो सेक्रेटरी बनाया जाता है जो असिस्ट करते हैं नेताओं को उनके काम में, चीफ जस्टिस को। सेक्रेटरी काम करता है पूरा प्लान तैयार करना, कैसे वर्क होगा, कैसे, वही सब बहुत सारा हेल्प करते हैं लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स उनके पास रहते हैं, इस केस में दिया भी गया है। ठीक है, बट जुडिशियल पावर नहीं दिया गया है इनको, बिकॉज जुडिशियल पावर अगेन जो मेंबर्स हैं उन्हीं का काम है, जो कि जुडिशरी नेचर के मेंबर्स हैं। ठीक है, या फिर जिनको नॉलेज है ह्यूमन राइट्स में उन्हीं को दिया गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक तो मार ही दो, आज दिल खोल के मारो। लाइक नहीं करते हो तुम लोग, एंड शेयर भी करो, ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।